द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। कुछ दिनों पहले तक आप बांग्लादेश से अराजकता, तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें और तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन अब तस्वीर लोकतंत्र बहाली की दिशा में बढ़ रहे कदमों की आ रही हैं। बांग्लादेश आज अपने इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। 18 महीनों की राजनीतिक उथल पुथल, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और प्रशासनिक अस्थिरता झेलने के बाद अब देश की जनता अपने भविष्य की दिशा तय करने निकल पड़ी है। गुरुवार सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच हो रहा ये मतदान न सिर्फ नई सरकार चुनेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि बांग्लादेश स्थिरता और विकास की राह पर कितनी मजबूती से आगे बढ़ पाएगा। देश और दुनिया की नज़रें इस अहम चुनाव पर टिकी हुई हैं, लेकिन इस लोकतांत्रिक उत्सव से पहले बांग्लादेश ने पिछले 18 महीनों में अशांति का वो दौर देखा है जिसने उसकी सामाजिक और राजनीतिक संरचना को हिला कर रख दिया। आगजनी, हिंसा, लूटपाट, सड़कों पर टकराव और लगातार बढ़ती अव्यवस्था, इन घटनाओं ने आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित किया और शासन व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। आखिर कैसे ये संकट गहराता गया और किन घटनाओं ने देश को इस मोड़ तक पहुंचाया, आइए समझते हैं इस उथल पुथल भरे 18 महीनों की बांग्लादेश की पूरी कहानी। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अप्रैल 2024 में ही चुनाव हुए थे। पिछले 18 महीने बांग्लादेश के लिए आसान नहीं रहे हैं। अगस्त 2024 में छात्रों की अगुवाई में हुई क्रांति ने शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका। सरकार का पतन होते ही हसीना भारत भाग गईं। इस दौरान बांग्लादेश में 1400 से ज़्यादा जानें गईं। सड़कों पर हिंसा, टकराव और दमन की तस्वीरों ने दुनिया को झकझोर दिया। सत्ता शून्य के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। विपक्षी दलों ने इसे दूसरी आज़ादी बताया और एक नए लोकतांत्रिक युग की उम्मीद जताई। लेकिन फरवरी 2026 आते आते हालात फिर जटिल नजर आने लगे हैं। राजनीतिक हिंसा, मॉब लिंचिंग की घटनाएं, धार्मिक कट्टरता का उभार और प्रशासनिक कमजोरी, इन सब ने देश को असमंजस के दौर में लाकर खड़ा कर दिया। खास तौर पर हिंदू समुदाय पर हमलों ने सामाजिक और आर्थिक चिंता बढ़ा दी। अल्पसंख्यक संगठन बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के मुताबिक अगस्त 2024 से 2025 के बीच सांप्रदायिक हिंसा में 61 हिंदुओं की जान जा चुकी है और 2000 से ज़्यादा हमले दर्ज हुए। हालांकि वास्तविक आंकड़े इससे अधिक होने की आशंका है। हसीना सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार ने अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया। समर्थकों पर हमले हुए और ऑपरेशन डेविल हंट के तहत हजारों गिरफ्तारियां की गईं। इसी बीच धार्मिक कट्टरपंथ के उभार ने महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। इन तमाम चिंताओं और राजनीतिक उथल पुथल और अनिश्चितता के 18 महीनों के बाद बांग्लादेश निर्णायक मतदान की दहलीज पर खड़ा है। देश नया नेतृत्व चुनने जा रहा है। मुकाबला मुख्य रूप से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और उसकी पूर्व सहयोगी जमाते इस्लामी के बीच सिमटता दिख रहा है। हालांकि मैदान में कुल 50 राजनीतिक दलों के 1755 उम्मीदवार और 273 निर्दलीय प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे ज़्यादा 291 उम्मीदवार BNP ने उतारे हैं, जबकि 83 महिला उम्मीदवार भी इस चुनावी जंग का हिस्सा हैं। करीब 12 करोड़ से भी ज़्यादा मतदाता बैलेट पेपर से वोट डालेंगे, लेकिन इस बार हर वोटर 2 वोट देगा, एक आम चुनाव के लिए और दूसरा संवैधानिक जनमत संग्रह के लिए। एक ही दिन 2 मतदान बांग्लादेश के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ड्रोन और बॉडी वर्न कैमरों का इस्तेमाल भी पहली बार किया जा रहा है।
350 सदस्यीय संसद में 300 सांसद सीधे चुने जाएंगे और 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यहाँ चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत होते हैं और हर पार्लियामेंट का टर्म 5 साल का होता है। लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी ये है कि दशकों बाद शेख हसीना मैदान में नहीं है। उनके अनुपस्थित रहने से बीएनपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। पार्टी की कमान इस समय पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया के बेटे तारिक रहमान के हाथों में है। बीएनपी ने तारिक रहमान को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। रहमान 17 साल के देश निकाला के बाद दिसंबर में बांग्लादेश लौटे और उन्होंने डेमोक्रेटिक संस्थाओं को फिर से बनाने, कानून का राज बहाल करने और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का वादा किया है। तो दूसरी ओर बीएनपी को चुनौती देने वाला 11 पार्टियों का एक बड़ा गठबंधन है, जिसका नेतृत्व इस्लामी जमाते इस्लामी कर रही है, जो राष्ट्रीय राजनीति में अपना असर बढ़ाना चाहती है। हसीना के राज में जमाते इस्लामी पर बैन लगा था, लेकिन उनके हटने के बाद से इसका असर वहां पर बढ़ा है। इस गठबंधन में नई बनी नेशनल सिटीजन पार्टी भी शामिल है, जिसे 2024 के विद्रोह के नेताओं ने बनाया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश का ये आम चुनाव किस दिशा में मोड़ लेता है। क्या ढाका का शासन उदारवादी लोकतांत्रिक ताकतों के हाथों में लौटेगा या फिर देश पर कट्टरपंथी शक्तियों का दबदबा बढ़ेगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप द प्रेस हिंदी के साथ बने रहें और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और ये स्टोरी हमारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। नमस्कार।